प्रोडक्शन कितना हो रहा है डेली का? अभी लगभग 750-800 लीटर के लगभग प्रोडक्शन है। मार्केट रेट भी आपको क्या मिल जाती है? अभी 47 रुपये पर लीटर की हिसाब से। देखिए हमारा डोर टू डोर मिल्क भी जाता है, उसके अलावा कुछ संस्थान हैं वहाँ पे बल्क में भी दूध जाता है। तो अभी तो हम कांच की बोतल में पैक करके दूध दे रहे हैं, साथ में घी भी देते हैं हम। टोटल 39 से स्टार्टअप किया। अभी वर्तमान में लगभग 125 के लगभग। पशुपालन का फील्ड है डेयरी इंडस्ट्री, इसमें पशुओं में काफ़ी चीटिंग होती है। कि हमें हमारी जो देसी ब्रीड है उसके ऊपर जाएं या फिर इन गायों के ऊपर जाएं? देसी नस्ल नो डाउट अपने काफ़ी अच्छी हैं। अगर उससे अपने को लगभग 150 रुपये प्लस दूध का प्राइस पर लीटर मिल रहा है, तब तो फार्म वाइबल होता है। देसी गोपालन प्रोजेक्ट कमर्शियली वाइबल होता जी, तो पंजाब में भी सब वही करते हैं। जैसे इनमें आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? जो डेयरी का डेटा है वो ये कहता है कि 100 गायों पे एक गाय दिन की बीमार हो सकती है। मेरे को अभी लास्ट टाइम इनका कब ट्रीटमेंट किया था वो याद नहीं है। देखिए जितना आप हाईटेक फार्म रखेंगे उतना आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अपने फार्म पे सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे पूरा फार्म ऑपरेट कर लेते हैं। 125 गायों को 5 लोग कर लेते हैं। ब्रश लगा रखा है। हाँ। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए कि इसमें क्या है कि गायों का क्या है कि एक तरह से मसाज हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है, एक उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है। 1500 लीटर के लगभग प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर हम थोड़ा पाउच पैकिंग वगैरह का भी प्लांट काम शुरू चल रहा है, तो वो शुरू कर देंगे। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 गायों के एक हाईटेक डेयरी फार्म के बारे में। इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं हंस डेयरी फार्म सिक्कर राजस्थान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इस फार्म के बारे में कि किस तरीके से इस फार्म को सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका एक बार फिर वेलकम है हमारे चैनल में। और जैसे कि पिछले साल हमने आपका वीडियो बनाया था, उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने पसंद भी किया था। तो हम जैसे देख रहे हैं कि आपका फार्म चल रहा है। अक्सर क्या होता है कि किसान भाइयों का जो फार्म होता है वो थोड़े टाइम चलता है, फिर बंद हो जाता है किसी न किसी कारण से। तो आज हमारा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का कि भाई किस तरीके से एक फार्म को हम लंबे टाइम तक रन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई नए जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय एक बार फिर से हम चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार फैनिन है और आप अभी रशीदपुरा सीकर ज़िले में हैं, हंस डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स फार्म पे। जी। तो सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी फार्म की, आपका बैकग्राउंड वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ। जी सर, लगभग 8 साल हो गए इस फार्म को शुरुआत किए हुए, और लगभग अप्रैल 2016 के लगभग शुरू किया था फार्म को। और थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है जी। ग्रेजुएशन मेरी देहरादून से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन यूके से हुई है जी। तो ऐसी ये है। तो सर, जैसे आपने फार्म शुरू किया, शुरुआत कितनी गायों से की थी, कैसे शुरुआत हुई थी और अभी कितनी गायों तक आपने वो थोड़ा सो देखिए, हमने थोड़ा टारगेट ये रखा था कि फार्म को बड़े लेवल पे ही करना है जी। तो सबसे पहले साल भर पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क किया जी। और उसके बाद में 10 पशु लेके आए, उनको 3-4 महीने तक उनको सेटल होने दिया। उसके बाद में 29 और लेके आए थे जी। तो टोटल 39 से स्टार्टअप किया हुआ है। तो अभी कितनी गायें हैं? अभी वर्तमान में लगभग 125 के लगभग है। 125। हाँ। तो अभी आपका जो फार्म का एरिया है, कितने एरिया में फार्म बना हुआ है? फार्म का देखिए टोटल तो अपने लगभग 30-35 बीघा है जी। और ये जो फार्म है लगभग होना चाहिए 4-5 बीघा में फार्म हो गया जी। और बाकी में एग्रीकल्चर लैंड हो गई, जिसमें इनका हरा चारा वगैरह पैदा होता है। तो अब सर, थोड़ा सा आप अपना जो शेड है, शेड के बारे में बताइए कि इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह वो चीज़ थोड़ा सा जानना चाहिए। थोड़ा शेड और जो भी जो पार्लर वगैरह है, मिल्किंग वगैरह, इनको इनिशियल लेवल पे जब हम काम शुरू करते हैं तो थोड़ा अच्छा डिज़ाइन वगैरह लेके फिर करना चाहिए। तो हमने ये सबसे पहले डी लावल से ड्राइंग ली हुई है जी। तो डी लावल क्या है कि डेयरी इंडस्ट्री में अच्छा का नाम है और उसकी मशीनरी अच्छी आती हैं और डिज़ाइन वगैरह अच्छा देते हैं। तो आप मशीनरी परचेज करते हो, नॉर्मली आपको डिज़ाइन वगैरह वो प्रोवाइड कर देते हैं। बाहर की कंपनी है, अच्छा डेयरी इंडस्ट्री में नाम है, तो ये ड्राइंग वगैरह सब उसी की प्रोवाइड की गई है। तो और डेयरी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये काम किया गया। ठीक है। तो अभी आपके पास में कौन सी ब्रीड है? ये HF ब्रीड है, होलिस्टीन फ्रीजियन। ओके। मूलतः यूरोप की है। अपने यहाँ पे भी पंजाब साइड में यहाँ पे मुख्य रूप से इसी ब्रीड पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा जर्सी और है, जर्सी पे भी काम कर रहे हैं। तो
तो मुख्य रूप से होलिस्टीन फ्रीजियन, और आप मान के चलिए कि 10% एनिमल हैं वो अभी जर्सी के हैं। जर्सी पे थोड़ा ब्रीडिंग पे अभी काम कर रहे हैं। कुल मिला के क्या है कि अगर 80-20 का रेशियो रहता है तो वो कुल मिला के दूध की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। तो अब सर जैसे आपने फार्म की स्टार्ट किया तो सबसे मेन चीज़ होता है कि गाय की जो ब्रीड है, जो हम गाय सिलेक्शन कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हो ताकि हमारा जो फार्म है वो चल सके। तो आपने जो जब स्टार्टिंग की तो जब गायों का सिलेक्शन कैसे किया, कैसे परचेज किया, वो थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जो फार्म शुरू किया था तो हम सबसे पहले हीफर्स लेके आए थे जी। लगभग वो 7 से 7.5 महीने 8 महीने मैक्सिमम तक की प्रेग्नेंट थी। ठीक है। और ये सब हमने बेंगलोर से परचेज किया। अच्छा। तो होता ये है कि अगर जैसे ना अपन 2nd-3rd लैक्टेशन का एनिमल लेते हैं उसमें समस्या ये रहती है कि जो ये पशुपालन का फील्ड है डेयरी इंडस्ट्री, इसमें पशुओं में काफ़ी चीटिंग होती है जी। तो कोई कितना कुछ उसका मिल्क रिकॉर्ड कितना बताता है, निकलता कितना है, उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं होता है, तो थोड़ा सा चीटिंग का इशू रहता है जी। तो उसको थोड़ा सा बाईपास करने के लिए हमने क्या फ्रेश हीफर लेके आए ताकि फ्रेश हम दन लेके आएंगे और यहीं पे आके वो बीज अच्छा बढ़ेगा तो उससे फिर अपन ब्रीडिंग पे अच्छा काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आके सभी की काविंग हुई और फिर यहीं से फिर हमने सेटअप किया। सर एक चीज़ जो नॉर्मल सवाल हमारे किसान भाई हमें हर डेयरी फार्मिंग के वीडियो में पूछते हैं कि हम गाय लेते हैं, अक्सर जो भी गाय लेते हैं सबसे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हम पंजाब से गाय लें। तो पंजाब से गाय लेना या फिर जैसे आपने बेंगलोर से गाय ली, तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जैसे पंजाब के बारे में जो किसान लेना चाहते हैं गाय, तो उन्हें आपकी क्या सलाह है, वो भी थोड़ा सा मैं पंजाब से आपको बताऊं। कुछ पंजाब के फार्मर्स हैं, उन्होंने आज से लगभग 15-20 साल पहले यहीं सीकर जो जिला है ना अपना, यहाँ से पशु लेके गए हैं। अच्छा। और यहाँ से जो पशु लेके गए हैं उन पे उन्होंने ब्रीडिंग पे काम किया। ठीक है। और बहुत अच्छी नस्ल तैयार कर ली। हमारा जो एरिया है वहाँ पे लोगों ने क्या ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो उसकी वजह से वो ब्रीडिंग में पशु जो ब्रीडिंग अच्छी नहीं हो पाई तो उस सेक्टर में पिछड़ गए और वो काफ़ी आगे चले गए। ठीक है। अब वो आगे चले गए और वहीं से पशु वगैरह इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है। वरना यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पशु थे पहले। तो अब जैसे ब्रीडिंग पे काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और जैसे आपने कहा कि बेंगलोर और पंजाब से, तो दोनों जगह आपको अच्छे पशु मिल जाएंगे और वहाँ से आप अल्टीमेटली आपको चूज़ करना है कि आपको ब्रीड का सिलेक्शन का पता होना चाहिए, किस प्रकार का पशु है, उसका रिकॉर्ड कैसा क्या है। वो जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंजाब क्या एक हब बन गया इस टाइम पे, तो उसका बोलबाला ज़्यादा। ओके। तो अब जैसे कोई फार्म स्टार्ट कर रहा है तो उसको गाय पहली बार परचेज करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रख के उसको परचेज करना चाहिए? ठीक है। देखिए क्या होता है कि आप जब डेयरी सेक्टर में काम करते हो तो आपका जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आपको पशु पे देना होता है। ओके। अगर सपोज आपने 1 करोड़ से काम शुरू किया तो आपको 50 लाख रुपए आपको पशुओं को देने पड़ेंगे। ठीक है। और 50 लाख रुपए पर आप इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपका 50% जो पैसा है वो उस पशु पे जा रहा है, तो उसका सिलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत बेहतर तरीके से करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई परिचित आदमी से लें या कोई परिचित फार्मर है उससे लें, किसी डेयरी फार्मर से लें, या पंजाब से लेते हैं तो कोई ऐसा नाम जो चीटिंग वगैरह में नहीं हो, जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। जी। क्योंकि इसमें क्या होता है लोगों को ब्रीड का तो पता कम रहता है, इतना पता नहीं रहता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एनिमल का मिल्किंग रिकॉर्ड चेक किया, उसको लाइव मिल्किंग देखी और ले आई। ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है कि तो कहीं दिक्कत करती हैं कि सिर्फ मिल्क रिकॉर्ड से ही नहीं होता, आपको पशु है उसका बॉडी स्कोर भी देखना पड़ता है, BCS देखना पड़ता है, आपको टीट स्कोर देखना पड़ता है, उसके अलावा उसका पीछे के लेग है उनका क्या स्कोर है, कितना बैंड है। तो काफ़ी चीज़ें जो चीज़ें मतलब मूल रूप से जो HF की स्पेशलिटी है ब्रीड की, वो आपको पूरा थोड़ा अच्छे से देख के उनकी परख हो, उसको देख के फिर ही आप परचेज करें। ओके। तो वो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। सर एक चीज़ और आती है गायों के बारे में कि जैसे आपने HF और जो जर्सी नस्ल है उसको सेलेक्ट किया, किसान इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें हमारी जो देसी ब्रीड है उसके ऊपर जाएँ या फिर इन गायों के ऊपर जाए, तो
आपने इस नस्ल को क्यों सेलेक्ट किया, वो भी थोड़ा सा आप देखो, देसी नस्ल नो डाउट अपने काफ़ी अच्छी हैं जी, और यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया हैं जी, और दूध की क्वालिटी भी उनकी बढ़िया है। लेकिन ये सब चीज़ें बढ़िया होने के बावजूद जी, अगर उनका पशुपालन करते हैं तो अगर किसी मेट्रो सिटीज़ के पास में है जी, और अगर उससे अपने को लगभग 150 रुपये प्लस दूध का प्राइस पर लीटर मिल रहा है, तब तो फार्म वाइबल होता है। या कोई पर्सन ब्रीडिंग पे अच्छा काम कर रहा हो और उस पर सिर्फ पशुओं की सेल पे अच्छा पैसा मिल जाए तो अगेन वो वाइबल हो गया। या फिर अगर कुछ फार्मर ऐसे हैं कि भी चलो देसी गाय से आप उन्होंने पशुपालन कर लिया, उसके साथ में घी वो 3-3 हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं और साथ में जो इनका काऊ डंग है, गोबर है, उससे वो उपले वगैरह है और बाकी चीज़ें बनती हैं, तो वो जैसे गोवर्क बनता है, तो इस प्रकार से साइड एक्टिविटीज़ करके वो एक फार्म को सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है उसमें। तो अगर इतना ही देसी गोपालन इतना अच्छा मतलब प्रोजेक्ट कमर्शियली वाइबल होता जी, तो पंजाब में भी सब वही करते जी। लेकिन आप जब फार्म का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे कि भाई कितने फार्म रनिंग में हैं और उनका रिकॉर्ड कौन से पशु कितने हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे हिसाब से 80 नहीं 90% तक HF ही गायें काम में ले रहे हैं। जो कमर्शियली फार्म चल रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपका जो फार्म है इसका डेली जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा, सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल होता है वो, क्योंकि किसान भाइयों को वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ये होती है कि कैसे हम एक फार्म को डेली रन करेंगे। शेड्यूल में तो देखिए ऐसा है कि मॉर्निंग में लगभग 6 बजे तक मिल्किंग वगैरह हो जाता है, ठीक है, उससे पहले ही, और उसी टाइम मिल्किंग के तुरंत बाद में यहाँ पे फीडिंग वगैरह हो जाता है जी। और फीडिंग वगैरह मुख्य रूप से तो 2 ही काम होते हैं देखिए कि टाइम पे मिल्किंग 12 घंटे का अंतर रहता है, सुबह शाम 12-12 घंटे के अंतर में आप मिल्किंग कर लो, और जो फीडिंग का है वो मिल्किंग के तुरंत बाद में जैसे एनिमल आए तो उसको फीडिंग वगैरह व्यवस्था तैयार मिले, और बाकी साफ सफाई है वो पूरे दिन में चलती रहती है साथ के साथ। ठीक है। और मिल्किंग का मेनली है कि भी आप एटलीस्ट 12 घंटे का गैप होना चाहिए। भी अगर आप सुबह 4 बजे कर रहे हो तो शाम को 4 बजे आपने मिल्किंग कर लिया, और मिल्किंग के तुरंत बाद में आप जैसे ही पशु आता है उसको फीडिंग प्रॉपर मिल जाए। ठीक है। तो अब जैसे फीडिंग के बारे में भी आप बताइए, जैसे आप फीडिंग में क्या क्या चीज़ें देते हैं, मेनली कौन कौन सी चीज़ें जाती है फीडिंग में? देखिए एक तो सूखा चारा रहता है। ठीक है। तो सूखा चारे में तो जैसे गेहूँ वगैरह है और बाजरा है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और हरे चारे के रूप में जैसे सर्दियों में भी मुख्य रूप से एक तो जई और साथ ही सुपर नेपियर वगैरह है। सुपर नेपियर का हालांकि सर्दी में ग्रोथ कम रहता है, गर्मियों में उसका अच्छा प्रोडक्शन है, तो गर्मियों में सुपर नेपियर हो गया और ज्वार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हरा चारा ये हो गया। और जो फीड है उसके रूप में अपन कंसनट्रेटेड पैलेट यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसी में कुछ खड़ वगैरह वो हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और साथ ही कुछ प्रीमिक्स हम तैयार करते हैं। प्रीमिक्स में अपन इनके लिए ईस्ट भी डालते हैं, मिनरल मिक्सर भी डालते हैं, बफर वगैरह हो गया, टॉक्सिक बाइंडर हो गया, ऐसे कुछ 2-4 चीज़ें और हो गई। वो इनको एक एडिशनल सप्लीमेंट्स की तरह हो गया कि इनका डाइजेशन अच्छा रहे, रिप्रोडक्शन अच्छा रहे और जो दूध है वो पीक पे जाए और लंबे समय तक जाए। तो ये कुल मिला के सब मिक्स करके फिर इनको दिया। ओके। अगर मैं सूखे चारे की बात करूँ तो आपको डेली सूखा चारा लगभग कितना चाहिए होता है? सूखा चारा का देखो ऐसे ड्राई मैटर कैलकुलेशन से करेंगे तब तो देखो हर पशु का अलग अलग निकलता है जी। और इतने पशुओं में उस प्रकार से देना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। तो जो एक रफली डेटा देता हूँ मैं आपको, वो ये है कि एक पशु का 4 से 5 kg के लगभग जाता है सूखा चारा चाहिए। हाँ। दिन का। और हरा चारा है वो आपका वो डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर हरा चारा ज़्यादा है तो साइलेज की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। और हरा चारा कम है तो साइलेज की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके। अब साइलेज रफली रहेगा आपका अराउंड 18-20 kg के लगभग एक पशु का। हरा चारा हो गया और साइलेज हो गया। ठीक है। अब एक कम रहेगा तो दूसरा वो उनको बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों को मिला के इतना दे देंगे। और जो फीड है वो अपना रहेगा 400 ग्राम
पर लीटर पे। ठीक है। हाँ, दूध प्रोडक्शन। एक सर नई चीज़ जैसे किसान भाइयों ने हमसे और पूछी है कि हम जैसे फार्म चला रहे हैं, तो एक फार्म को चलाने के लिए हमें कितनी ज़मीन चाहिए होगी खेती की, जैसे हमें हरा चारा या फिर सूखा चारा मिल सके, या फिर जिस किसान के पास में सिर्फ फार्म की ज़मीन है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, क्या वो भी इस फार्म को सक्सेसफुली चला सकता है? तो उसके बाद देखो, ज़मीन तो जितनी ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा है। ठीक है। अभी मैं क्या है कि मेरे फार्म की डिटेल देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। मैं आपके फार्म के हिसाब से जानना चाहता हूँ। हाँ, जैसे हमारे पास 30 बीघा की लगभग ज़मीन है। ठीक है। 5 बीघा में आप मान लो 5-6 बीघा में फार्म वगैरह हो गया। ठीक है। घर का एरिया हो गया और मिला के मतलब 20-22 बीघा पे अपन मान के चलते हैं कि इनके लिए हरा चारा पैदा होता है। ओके। अब ये लगभग 125 पशु हैं जी। अब अगर मेरे पास 100 बीघा ज़मीन भी हो जी, और थोड़ा पानी का भी थोड़ा सा इशू रहता है हमारे यहाँ पे, तो अभी वो मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करना और वो सब भी शुरू कर रहे हैं, तो आगे दिक्कत नहीं आई इस चीज़ में। लेकिन एक अभी एट प्रेजेंट में जैसे 20-22 बीघा है, तो वो ज़मीन ये मान के चलें कि 50 पशु के लिए ठीक है। ओके। अगर 125 पशुओं का अपने को खुद के फार्म पे करना है जी, तो ज़मीन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि हरा चारा अच्छा से दे पाएंगे। साइलेज अपने को कम परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। सूखा चारा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर वगैरह और एक्टिविटीज़ हों तो सूखे चारा भी खरीदना नहीं पड़े। तो वो सब चीज़ें मिला के आप ये मान के चलो कि ज़मीन जितनी ज़्यादा होगी उतना वो आपका जो दूध का प्रोडक्शन है पर लीटर कॉस्ट वो कम डाउन चली जाएगी। ओके। तो ज़मीन तो एक क्रूशियल फैक्टर है। मतलब अगर ज़मीन जितनी ज़्यादा है उतना आप अच्छा है आपके लिए। ठीक है। एक रफली डेटा आप ये भी ले सकते हो कि अभी एट प्रेजेंट में मेरे को लगभग साइलेज 2 लाख का आ गया मंथली। ठीक है। लाख रुपए का सूखा चारा आ गया, तो 3 लाख रुपए का मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। ठीक है। अब यही 3 लाख रुपए अगर खुद की ज़मीन हो तो 36 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही बचत होगी साल के। है ना। तो ज़मीन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ज़मीन नहीं है तो आपको फिर यही है कि कम ज़मीन से वो सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, उसमें आप पैदा नहीं कर पाओ, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपको दूध को फिर या तो हाई रेट पे सेल करना, ऐसा मार्केट सेलेक्ट करो जहाँ पे दूध की प्राइस ज़्यादा हो, या फिर उसके प्रोडक्ट्स और बना के फिर आप करो। ठीक, ये चीज़ें। ओके। अब जैसे साइलेज के बारे में बताएं, तो साइलेज आपको लगभग कितना चाहिए होता है इस फार्म के लिए? साइलेज का देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि एक पशु का लगभग आपको 20 केजी के अराउंड, एक रफली डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। 20 केजी के अराउंड अगर आपको चाहिए तो अगर हरा चारा आपके पास है तो साइलेज की मात्रा कम हो जाएगी। हरा चारा आपके पास कम है तो साइलेज की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर हरा चारा बिल्कुल भी नहीं है तो आप 20 केजी साइलेज पकड़ लो, और हरा चारा आधा पड़ा तो 10 केजी दे दो। ये गणित है। ठीक। तो अभी जैसे मतलब आप जो सूखा चारा है वो आप बाहर से परचेज करते हैं या फिर आपके ही खेत? सूखा चारा परचेज करना पड़ता है पूरा। हाँ, ठीक है। क्योंकि सूखा चारे के लिए तो आपको क्या है कि जैसे गेहूं है तो पूरे खेत में ही गेहूं करने पड़ेंगे और उसके बाद उसको खेती वेती करना वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ जैसे जो हरा चारा इनको खिलाना है सिर्फ उसी का प्रोडक्शन करते हैं। ओके। बाकी सूखा चारा बाहर से और साइलेज भी आप परचेज करते हैं? साइलेज परचेज, और सिर्फ जो हरा चारा है वो आप मतलब अपने खेत से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब उसके बाद में आप मेरे को ये बताइए कि जैसे इनमें आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, या फिर इनका जो वैक्सीनेशन जो होता है साल का, वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, एक लोगों में जैसे कई लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जो HF गायें हैं उन पे बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जी, आपने भी फील्ड में देखा होगा, काफ़ी लोगों में गाय में बीमारियां ज़्यादा होती हैं। मेरे को अभी लास्ट टाइम इनका कब ट्रीटमेंट किया था वो याद नहीं है। जबकि जो डेयरी का डेटा है वो ये कहता है कि 100 गायों पे एक गाय दिन की बीमार हो सकती है। अच्छा। मतलब डेली एक गाय बीमार हो सकती है, वो है डेटा। ओके। अब वो सब ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपके मैनेजमेंट पे। अभी आपको बताऊं तो पिछला ट्रीटमेंट कब हुआ था मेरे को नहीं याद है। अच्छा। मतलब हो सकता है कि 1-2 महीने पहले हुआ हो। जो AI जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जो अपने सीमन रखवाते हैं गाय पे, वो और PD करना, जिसमें अपने पशु को ये देखना है कि वो पशु ने कंसीव किया नहीं किया, वो एक रेगुलर प्रोसेस है, वो डॉक्टर चेक करता है बिल्कुल। उसके अलावा ट्रीटमेंट है ना वो नहीं कर। इनका फीडिंग वगैरह व्यवस्था वो इस प्रकार से है कि बीमार होते ही नहीं है। आप खाने पीने में इनको वो फीडिंग में दिक्कत करोगे ना तो पशु दिक्कत करेगा। हाँ, एक इश्यू जरूर आता
होता है अपने यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है, मई जून में भी इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन जब जुलाई अगस्त मतलब हाँ अगस्त के लगभग जुलाई अगस्त जब बारिश रहती है उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है जी। तो ह्यूमिडिटी के टाइम पे क्या है कि हालांकि उस टाइम पे फैन वगैरह सब वर्क करते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं कि इनका टेम्परेचर वगैरह सब डाउन हो, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उस टाइम पे एक मैस्टाइटिस की थोड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए हम प्री डिप यूज़ करते हैं, जैसे मिल्किंग के तुरंत बाद दोनों टाइम पे गायों के जो टीथ है उन पे डिप किया जाता है। उससे क्या है कि वो जो टीथ है वो ब्लॉक हो जाता है नीचे से, और उससे क्या है कि बैक्टीरिया वगैरह अंदर नहीं जाता। तो ये प्रिवेंशन हो गया एक तरह का। तो वो करते हैं, तो उस टाइम पे वो थोड़ा ध्यान देना वाला इशू होता है। उसके अलावा आप FMD है जी, उसका मुंह पका खुरपका जिसको बोलते हैं, उसका आप वैक्सीनेशन कर लो तो वो दिक्कत नहीं है, और कोई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात देखो है नहीं। मैंने ब्रश लगा रखा है। हाँ, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ब्रश क्यों जरूरत? तो सर क्या है कि डीलाहुल कंपनी का ही है, और इसमें क्या है कि गायों का क्या है कि एक तरह से मसाज हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है, एक उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो थोड़ा एंजॉय करती हैं गाय उससे। ये अब उसके बाद में जैसे आप ये जो आपने पत्थर रख रखे हैं, ये अपना नमक इसके बारे में नमक है जो पहाड़ी नमक बोलते हैं, मोस्टली अपना पंजाब नहीं पाकिस्तान से आता है जी। तो वही नमक है जो इसको पीस के अपन घर पे भी खा सकते हैं जी। तो इसका फ़ायदा क्योंकि काफ़ी कम लोग इसको डेयरी फार्म में यूज़ करते हैं। हाँ, इससे क्या है कि एक तो पशुओं की जीभ वगैरह साफ़ रहती है, उसको चाटती रहती है तो ज़बान साफ़ रहती है, और इसके बाद में जुगाली अच्छी करती है और हाजमा ठीक रहता है, नमक की पूर्ति भी हो जाती है। अब इनका पानी पिलाने का आपका क्या सिस्टम होता है? क्या आपने वो व्यवस्था क्या कर रखी है पानी के लिए? तो देखिए सर, आपने वहाँ पे देखा होगा ये यहाँ पे हर जो सेक्टर बना हुआ है ना जी, उसमें वो पानी के लिए बना रखा है, तो उसमें ऑटोमेटिक पूरा जो वाल सिस्टम लगा हुआ है, तो जितना पानी अपन उसमें से निकालेंगे उतना ही पानी वो हो रहता है। ओके, तो साफ सफाई रखते हैं, कोई दिक्कत। सर, आपका जो मिल्किंग पार्लर है इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा समझाइए, मिल्किंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है? ठीक है सर, ये है अपना मिल्किंग पार्लर जी। तो ये जो अपन खड़े हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं होल्डिंग एरिया। ओके, तो सबसे पहले जो गायें हैं दूध के लिए आएंगी वो सबसे पहले यहाँ पे आती हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर जैसे इधर गायें दोनों साइड से 6 गायें इधर और 6 इधर लग जाती हैं जी। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ना जी क्लस्टर, तो इनमें क्या है कि यहाँ से फिर मिल्किंग वगैरह शुरू होती है जी। ये जैसे 1 यूनिट हो गई, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं एक गाय के लिए जी। तो 6 गायों की जैसे मिल्किंग हो जाती है, फिर दूसरी जैसे 6 गायें रहेंगी, उनका जो गाय का दूध निकालता है वो प्रॉपर पहले उनको वॉश वगैरह करेगा टीथ वगैरह को, और उसके बाद में इसको मशीन को लगाता है। इस मशीन से जो भी मिल्क निकलेगा जी, अब टीथ को वॉश करने के बाद में आपको कहीं पे भी उसको टच नहीं करना दूध को, आपको सीधा मशीन लगाना है, मशीन से सीधा दूध जाएगा उस जार में। ओके, सभी 6 यूनिट का जी। और जार से सीधा मोटर लगी रहती है, उसमें सक्शन करके ऑटोमेटिकली जैसे उसका एक लेवल आता है वो पूरा BMC में चला जाता है, और BMC में अंदर तुरंत उसको 15 मिनट मान के चलिए, 15 मिनट में 4 डिग्री पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और 4 डिग्री पे स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि जैसे नॉर्मली फील्ड से जो दूध का कलेक्शन करते हैं बाकी कंपनियां हैं जो भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि दूध का कलेक्शन होने में लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। फिर फार्मर ने दूध निकाला, उसके बाद उसको रखा, गाड़ी से वाले ने पिक किया, फिर वो जगह जगह से पूरे एक बेल्ट से गाड़ी कलेक्ट करती है, फिर वो चिलिंग सिलेंडर लेके जाती है, चिलिंग सेंटर से फिर अगले चिलिंग सेंटर पे जाता है, पैकेजिंग में। तो आपको कई बार तो 3-4 दिन बाद में दूध मिलता है, दूध निकला हुआ। यहाँ का हमारा एडवांटेज ये है कि हमने दूध को निकालते ही तुरंत उसको 4 डिग्री पे स्टोर कर दिया। 4 डिग्री पे स्टोर करने से क्या होता है कि उसमें जो भी बैक्टीरियल काउंट है जी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है 4 डिग्री पे। और उस दूध के अंदर सपोज अब अपन ये तो कह नहीं सकते कि जैसे अपन कई बार जो डिटोल का ऐड वगैरह देखते हैं कि भी 99.9% जम्स किल कर देते हैं, तो कुछ मात्रा उसकी जम्स की रहती है। ठीक है, तो वो आपका वहीं 4 डिग्री पे स्टॉप हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी। और इनमें जो ये ग्रोथ है वो बड़ी फास्ट होती है, कुछ मिनटों में डबल होते जाते हैं। तो वो ग्रोथ वहीं रुक गई, तो आपको दूध की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी मिलती है। तो
ये फ़ायदा इसका है। जबकि कलेक्शन बाकी जगह होता है, उसमें ये होता है कि आपका जो दूध 4-5 घंटे आपको बाद में मिलेगा, तो उसमें वो देखिए कितनी बार वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर दूध में एसिडिटी वगैरह पैदा होना, खट्टापन और है, दूध का टेस्ट खराब होना, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके। तो हमारा अभी जैसे ये है कि अब सीकर ज़िले में, अभी बाहर की तो क्या ज़्यादा बात करें, बट हमारे एरिया में तो सबसे बेस्ट अच्छे दूध की क्वालिटी है, वो आप कैसे भी चेक करवा लें किसी भी तरीके से, इससे बेहतर और आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। तो अभी सर जैसे आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है डेली का? अभी लगभग 750-800 लीटर के लगभग प्रोडक्शन है। अगले साल तक विचार ये है कि 1.5 साल में 1500 लीटर दूध का करने का विचार है। तो अभी तो हम कांच की बोतल में पैक करके दूध दे रहे हैं, साथ में घी भी देते हैं हम। तो फिर जैसे ही 1500 लीटर के लगभग प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम थोड़ा पाउच पैकिंग वगैरह का भी प्लांट काम शुरू चल रहा है, तो वो शुरू कर देंगे। तो अभी जैसे आप सेलिंग कहाँ है, आप मार्केट? हम सीकर में दे रहे हैं। सीकर में होम डिलीवरी रहती है, डोर टू डोर डिलीवरी। ओके। तो मतलब वहाँ पे कितना डोर टू डोर में कितना मिल्क जाता है? देखिए हमारा डोर टू डोर मिल्क भी जाता है, उसके अलावा कुछ संस्थान हैं वहाँ पे बल्क में भी दूध जाता है, तो ये पूरा दूध वहीं पे जाता है। ओके। तो मार्केट रेट अभी आपको क्या मिल जाती है? अभी 47 रुपये पर लीटर के हिसाब से दे रहे हैं। तो जैसे आपके हिसाब से जो डेयरी फार्मिंग करते हैं किसान, जैसे डेयरी फार्मिंग में 2 तरीके किसान सोचते हैं, एक तो गायों की फार्मिंग के, एक भैंसों के ऊपर जाने के लिए सोचते हैं लोग। तो अब जैसे जो किसान ये सोचते हैं कि हम भैंस से अगर अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी फैट अच्छी आएगी तो हमें पैसा अच्छा मिलेगा, और वो गायों के बारे में वो ये सोचते हैं कि गाय का जो मिल्क है उसकी फैट कम आती है, तो उसका हमें पैसा कम मिलता है। मेरे फार्म में जो फैट SNF है वो 4 से 4.5 की फैट है जी, और 85 के लगभग की SNF है जी। और ये फैट SNF आप मान के चलो कि अपने जो देसी गाय होती है ना जी, उसकी फैट SNF होती है। तो आप जैसा खाना खिलाओगे जी, ठीक है, वैसा ही दूध में फैट SNF आएगी। अगर खाने की क्वालिटी आपने अच्छी रखी है तो आपको फैट SNF बिल्कुल अच्छी मिलेगी, दूध की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और खाना आपने उसको हल्का दिया है, जो फीड है अपने मार्केट से सस्ता फीड खरीद के उसको दे दिया, पैलेट जो कंसंट्रेटेड फीड है, तो आपको फैट SNF भी कम मिलेगा। ओके। और ये जो फैट SNF है ना, ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे भैंस क्या है उसकी लगभग रहती है 5 से 6 के बीच में, एवरेज 5 से 6, ठीक है, लेकिन वो दूध भी तो काफ़ी कम देती है ना, तो वो लेकिन उसकी जैसे मार्केट में रेट में 60-70 रुपये समथिंग रहती है जी, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली देसी गाय हैं उनका लगभग ये आप पकड़ के चलो कि 5 के आसपास में रहनी चाहिए, तो 4-4.5 HF गायों की बहुत अच्छी होती है। तो कुल मिला के ये कि 80% निर्भर करता है कि आपने खाना कैसा खिलाया है पशु को, उसी से आपको फैट SNF अच्छा मिला, अच्छा दूध मिलेगा। अगर आपने देसी गाय को भी खाना अच्छा नहीं खिलाया तो उसके दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पशु कौन सा रखा है, ज़रूरी है कि आपने मैनेजमेंट कैसा रखा है, उसको पशु को खाना पीना कैसा खिलाया है। अब सर जैसे लास्ट में एक चीज़ और आती है कि लेबर मैनेजमेंट की, आपको इस फार्म को चलाने के लिए लेबर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी थोड़ा सा मैं देखिए, जितना आप हाईटेक फार्म रखेंगे उतना आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी जी। नॉर्मली क्या होता है कि 100 पशु पे अगर जो कमर्शियल लेवल पे काम नहीं करते हैं वो 5-10 मतलब 10 बंदे तो कम से कम रखते हैं जी। अपने फार्म पे सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे पूरा फार्म ऑपरेट कर लेते हैं। 125 गायों को 5 लोग कर लेते हैं। 2 लोग तो फीडिंग का काम देखते हैं और एक व्यक्ति इनका जो काऊ डंग है उसकी साफ सफाई का कर लेता है जी। और एक व्यक्ति मिल्किंग वगैरह का देखता है पूरा, गाय की मिल्किंग है, बोतल वगैरह का है, वो सब वॉशिंग का है वो देखता है। और उसके अलावा एक व्यक्ति अपना चारे वारे का, तो 5 व्यक्ति पूरा काम कर लेते हैं। और जो डॉक्टर है वो एक अलग से है ना, तो वो आ जाता है, वो जैसे भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है वो आ जाता है। सीकर्स जो सप्लाई के लिए अलग से व्यक्ति हैं और फार्म जो मैनेजमेंट उसमें 5 आदमी पर्याप्त है। ओके। अब जैसे लास्ट में एक चीज़ और मेरे को आप बता दीजिए अंतिम में कि जैसे आपका फार्म है, इसको हम जो डेली रनिंग की जो कॉस्ट आती है, अगर मंथली या फिर डेली के हिसाब से आप देखते हैं तो कॉस्ट हमें कितनी आती है, जो रनिंग कॉस्ट आती है वो? रनिंग कॉस्ट तो देखिए ऐसे तो मैं डेटा नहीं दे पाऊंगा आपको, एक एवरेज, मतलब एवरेज इसलिए नहीं बैठता कि देखो क्या होता है कि गायों का जो दूध वगैरह है वो अगर कोई पशु, अगर सपोज ये आप अभी 9 दिसंबर में शूट कर रहे हैं ना तो इसको वीडियो को, तो दिसंबर में सपोज मेरे पास 1000 लीटर दूध है जी,
ठीक है। तो जैसे ही मई, जून और जुलाई का समय आएगा, लगभग 30 से 35% दूध का ड्रॉप हो जाएगा गर्मी की वजह से। अच्छा, ठीक है। तो उस टाइम पे अपने को खर्चे तो वही रहेंगे जी। ठीक है। हो सकता है थोड़ा फीड थोड़ा सा कम हो जाए, जो पैलेट वगैरह देते हैं तो वो कम भले ही हो जाए, और तो वही खर्चे वो होने हैं। तो उस टाइम पे आपका जो पर लीटर दूध का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उस टाइम पे आपका हाई हो जाएगा, और इस टाइम पे आपका पर लीटर दूध का प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगा। तो अपने को किसी महीने में अलग, हर महीने का डेटा अलग अलग रहता है। इवन तो पर डे का तो हम दे ही नहीं सकते जी, इवन महीने का भी नहीं दे सकते। ओके। क्योंकि इसका रीज़न ही है जी। और हाँ, साल भर का अपने एक डेटा ले सकते हैं कि भाई चलो साल भर में अपने ये फार्म से अर्निंग किया जी, तो महीने महीना कैलकुलेशन करके थ्रू आउट द ईयर अपने उसका एक गणित निकल जाता है कि भाई ये प्लस माइनस रहा। और वो भी अगेन वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा। सपोज आपके पास 125 एनिमल है जी, और अगर आपको एक साल में अगर जो बच्चा देने वाले एनिमल है वो अगर 50 के लगभग हैं, तो उनका आपको नए जो बच्चे मिले हैं 25 मेल 25 फीमेल मिल गए, 50% प्रोबेबिलिटी हो गई। 25 आपको मिल गए तो उनको जो भी नई फर्म उनको सेल कर दिया तो 25-30 लाख आपको वैसे बच जाएंगे, और अगर उनको सेल नहीं किया तो वो होल्ड हो जाएंगे। तो वो अगेन निर्भर करता है कि आपने सेल किया है नहीं किया है, आपने कैसे किया। काफी एक लंबी चौड़ी गणित, लंबी चौड़ी आप एक अलग से वीडियो बना सकते हो उस पर। ओके, तो कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी एक अलग से कवर करेंगे। लेकिन एक ये है कि ढंग से काम करो तो आपको एक बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, तो सर आपने काफ़ी यूनिक जानकारी इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों के लिए शेयर की है, और उसके लिए आपने जो टाइम दिया उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।